तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इसको हम सिंपल IVF कहते हैं, जो पहले किया जाता था कि एक मीडिया के अंदर आप स्पर्म्स और एग्स को आपस में मिला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 प्रोसीजर्स के बारे में, IUI, IVF, ICSI। अच्छा, इस पर जितनी भी बात करो फिर भी लोगों को उस तरह क्लियरली इसकी समझ नहीं आती है और लोग ये समझते हैं कि ये तीनों शायद एक ही प्रोसीजर के हिस्से हैं, उनका नाम है। तो मैं आज चाहूँगी कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको पता हो कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर इनमें से बेहतर है, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको जितना सिंपल तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर सकें उतना ही सिंपल तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना IUI की, अब आपने देखा होगा कि जिन लोगों के भी बच्चे नहीं हो रहे होते हैं उनको एक बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप कहीं पे भी चले जाएंगे, इवन किसी GP के पास भी चले जाते हैं, आप जो गायनी स्पेशलिस्ट नहीं भी होता उसको भी ये बात पता होती है कि उसने अंडा बनाने वाली मेडिसिन देनी होती हैं। चाहे पेशेंट के पीरियड्स रेगुलर आ भी रहे होते हैं, लेकिन आप जब एक हमल की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको ये बेसिक ट्रीटमेंट जो है लोग स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें गोलियां भी होती हैं, इसमें इंजेक्शंस भी शामिल होते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर अंडे का साइज़ अच्छा मिल जाता है तो उसको रिलीज़ करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी सारे प्रोसीजर को अगर हमने मज़ीद बढ़ाना हो, यानी ये सारा प्रोसीजर करते हुए आपको 6 माह हो गए हैं और फिर भी अगर आपको नहीं पता कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो इसको फर्दर बेहतर बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो IUI है। IUI के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तकरीबन आपका नेचुरल प्रोसेस ही होता है। ये हम बहुत आर्टिफिशियल मेथड में इसको नहीं लेते हैं। इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तकरीबन 35 से 40 हज़ार के अराउंड इसकी जो टोटल कॉस्ट अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर होती है वो इसकी इतनी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है। अब होता क्या है इस प्रोसीजर के इस दौरान कि जो आपने जिस तरह पहले अंडा बनाने वाली दवाई ली थी उसी तरह से इंजेक्शन लगता है, और 12वें दिन जब आप देखते हैं कि अंडा अब रिलीज़ होने वाला है तो उस वक्त ये प्रोसेस किया जाता है, IUI का प्रोसेस किया जाता है। IUI का प्रोसेस करने के लिए आपके हस्बैंड जो हैं, आपका जो पार्टनर है, वो आपका अपना सैंपल देते हैं और आपके सामने ही तकरीबन ये सैंपल तैयार किया जाता है और बेहतर बना दिया जाता है। यानी कि डेड स्पर्म्स को, जो मूव नहीं कर रहे स्पर्म्स, उनको जरासीम जो ख़राब हैं, जो एबनॉर्मल हैं, उनको वो साइड पर हो जाते हैं, और जो अच्छे वाले एक्टिव वाले स्पर्म्स होते हैं वे केमिकल्स की मदद से उनको ऊपर ले आया जाता है, और वो वाले फिर कह लें ऊपर वाला स्पेसिमेन उतार के वो हमें एक बहुत बारीक सी ट्यूब में दे देते हैं, जो कि फिर डॉक्टर डायरेक्टली जिस वक्त एग रिलीज़ हो रहा होता है वो औरत के यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर रखता है। अमूमन तो आप जब आपस में मिलते हैं तो जो जरासीम होते हैं वो वजाइना तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते, लेकिन इसमें क्या होता है कि उस ट्यूब के ज़रिए डायरेक्टली कहाँ पे रख दी जाते हैं, बच्चेदानी के अंदर, फिर उनको ट्यूबों तक जाना आसान होता है। इसके लिए जो एक शर्त है वो ये है कि ट्यूब औरत की जो है वो बिल्कुल ठीक हो, यानी ट्यूब्स का ठीक होना इसके लिए ज़रूरी है। अब ये किया किन कंडीशंस में जाता है, जब आपके ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो या सबसे कॉमन जो कंडीशन तो ये है कि कोई वजह नहीं पता चल रही होती और आप अंडे भी बना रहे होते हैं और हस्बैंड का भी टेस्ट ठीक होते हैं लेकिन हमल नहीं ठहर रहा होता, या फिर होता है कि हस्बैंड का सैंपल वैसे तो इतना बुरा नहीं है लेकिन उसमें थोड़े बहुत मसले हैं, एक्टिव कम है स्पर्म्स, या कह ले कि नॉर्मल कम है, या कोई एक आध कोई मसला ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से शायद नॉर्मल प्रेगनेंसी को अचीव करना मुश्किल हो रहा है। चूँकि जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस है ना, वहाँ पर नॉर्मल जो आपका रूटीन में जब आप मिलते हैं आपस में तो वजाइना में डिपॉजिट होता है, जबकि इसमें सैंपल आप डायरेक्टली ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। सो उसका फ़ायदा फिर ये होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर माइल्ड मेल का मसला हो, मतलब हस्बैंड के स्पेसिमेन में मसला हो, या कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो लेकिन इतनी स्वेयर ना हो, ट्यूब्स अभी ओके हो, या PCO वाले पेशेंट्स के अंदर, तो उन सब पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे रूटीन का ट्रीटमेंट आपका फेल हो जाता है वहाँ पे IUI किया जाता है। ये तो हो गया कि एक उन कपल्स के लिए कि जिन्होंने या तो IUI या ट्राई नहीं किया कभी, या फिर जिनके अंदर जो है ये माइल्ड वाले फैक्टर्स है, या शादी को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, जैसे 2 साल 3 साल का अरसा गुजरा है और अभी उन्होंने ट्रीटमेंट्स नहीं लिए, तो रिकमेंड किया जाता है कि एटलीस्ट 5 से 6 साइकिल अगर IUI की वो ट्राई कर लेते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसकी कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ज़्यादातर कपल्स जो है वो इसको अफोर्ड भी कर लेते हैं। फिर हम आते हैं दूसरे प्रोसीजर जो कि IVF या ICSI का होता है।
IVF ICSI अब ये मिलते जुलते प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। इनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और अच्छे सेंटर्स में ज़्यादातर ICSI ही परफॉर्म किया जाता है, ICSI ही किया जाता है। IVF से एडवांस फॉर्म अगर आप कह लेना कि IVF की आगे की चीज़ क्या होती है, वो ICSI होता है, ठीक है। इन दो प्रोसीजर्स में जो इनिशियल प्रोसीजर है वो सेम होता है। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिनमें हस्बैंड के टेस्ट बिल्कुल ख़राब होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं और उनमें नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, जिनमें वाइफ की ट्यूब्स का मसला होता है, ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, यानी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं पहले, जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो या ट्यूब सूज जाए इन्फेक्शन का करके या किसी सर्जरी का करके, या पैदाइशी तौर पर समटाइम्स वो नैरो होती हैं या ब्लॉक्ड होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, ऐसी पेशेंट्स के अंदर भी हम हमको IVF का या ICSI का मशवरा देते हैं। फिर आते हैं वो पेशेंट्स जिनमें सारे प्रोसीजर्स फेल हो जाते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिनमें प्रेगनेंसी को टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है। उन पेशेंट्स के अंदर भी, या उनके फाइनली आपको लगता है कि ओवरी फेल होना शुरू हो रही है, रिज़र्व कम हो गया और उनके पास टाइम कम हो जाता है, यानी उनके AMH लेवल्स भी फॉल करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लोग प्रेफर करते हैं कि उनका टाइम ज़ाया ना हो, वो IVF की तरफ चले जाए या ICSI की तरफ चले जाए। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं पेशेंट को, फीमेल को, और उसके बहुत सारे एग्स प्रिपेयर कर दिए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में अमूमन बेहोशी में वो अंडे बाहर निकाल दिए जाते हैं और बाहर उसके अंदर क्या होता है कि स्पर्म्स और एग्स को मिला दिया जाता है और वहाँ पर कह लें एम्ब्रियोज या बहुत स्मॉल फॉर्म में, या कह लें कि जो बेबी की इनिशियल फॉर्म होती है, बिल्कुल जहाँ बच्चा स्टार्ट होता है उस फॉर्म के अंदर, यानी सेल वाली स्टेज पर उनको दोनों को मिला दिया जाता है। अगर तो ये जो मिलना है वो उसमें अब फर्दर आपकी कह लें शामिल नहीं है, यानी कि एक डिश में उनको दोनों को मिला दिया जाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इसको हम सिंपल IVF कहते हैं, जो पहले किया जाता था कि एक मीडिया के अंदर आप स्पर्म्स और एग्स को आपस में मिला देते हैं और उसमें ये कि जैसे ही उसमें बेबी बनना शुरू होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब ये जितना सिंपल मैं आपको बता रही हूँ इतना सिंपल नहीं होता, ये बड़ा एडवांस्ड होता है, ये बड़ी माइक्रोस्कोप होते हैं जिसके अंदर ये सारा कुछ किया जा रहा होता है। ये आप डायरेक्टली देखकर सारा कुछ नहीं कर रहे होते, तो ये बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि अच्छा ये जरासीम आपस में मिल गए और अब बेबी बनना शुरू हुआ है, और वहाँ पर उसको सेपरेट करके एक और मीडिया में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि अगर हस्बैंड जो स्पर्म्स है उसमें ये क्वालिटी नहीं है या स्पर्म्स कम हैं या वो आपस में इस तरह से नहीं मिलते, तो उसकी एक एडवांस फॉर्म निकालेगी जिसको ICSI कहा जाता है, जिसमें स्पर्म को एग के अंदर पुश कर दिया जाता है, ठीक है। ICSI का वर्ड वहाँ से आता है, ठीक है, यानी उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है एग के अंदर, जिसकी वजह से जाहिर है फिर फर्टिलाइजेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये स्पेशली उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें हस्बैंड के प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही होती है। और ये भी यहाँ पे याद रखने की बात है कि जहाँ इतना एडवांस प्रोसीजर किया जाता है वहाँ पे प्रेफरेंस में अब ICSI को परफॉर्म किया जाता है ताकि फेलियर रेट जो है वो कम हो जाए। इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट कॉस्ट है, तकरीबन 7 से कह लें 10 लाख के दरमियान इस प्रोसीजर्स की डिफरेंट सेंटर्स में, डिपेंडिंग अपॉन के एक्सपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर, वो इसकी कॉस्ट को वेरी कर रहे होते हैं। कुछ सेंटर्स में जहाँ पर ये अभी कह लें कि इतना एडवांस प्रोसीजर नहीं है, वहाँ पर इसको थोड़ा सा लेस कॉस्ट में भी किया जा रहा है। तो इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस खातून को लग रहे होते हैं उसको साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट के ऊपर काफ़ी आ रहे होते हैं। दूसरा, इन सारे प्रोसीजर्स के दरमियान चाहे आप IUI करते हैं, IVF करते हैं या ICSI करते हैं, स्ट्रेस लेवल जो है कपल का बहुत ज़्यादा हाई होता है जो कि इसकी फेलियर का रेट बाइस भी बनता है। सो यहाँ पे मेरी एडवाइस है कि आपके डॉक्टर आपको जो भी प्रोसीजर आपके हिसाब से एडवाइस कर रहा है, आप जिस प्रोसीजर के थ्रू भी जा रहे हैं, जो भी आपके लिए बेस्ट है, जब भी आप इन प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरें, दोनों मेल और फीमेल के लिए मेरी ये स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि कोशिश करें कि अपने आप को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ही इसके सक्सेस के चांसेस हाई है। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।